हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 जीव विज्ञान। देखिए, कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 1 आप सभी को पढ़ा दिया गया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जीव जगत का वर्गीकरण। वास्तविकता में आपको जीव जगत पढ़ाया जा चुका है और इस चैनल पर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट को लाइन से अनुसरित करें, उसको अच्छे से पढ़ें। और यहाँ पर देखिए, एक नया चैप्टर आपके लिए लाया हूँ। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, जीव जगत का जो वर्गीकरण है, इसके पहले हम सभी के सभी टैक्सॉन को पढ़ चुके हैं, वर्गीकी संवर्ग को पढ़ चुके हैं और वर्गीकी में हम अलग अलग जीवों को किस प्रकार से विभाजित करेंगे, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां। कई सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने अनुसार प्रत्येक जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उसी श्रृंखला को हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा वर्गीकरण आया। देखिए, टॉपिक का नाम है जीवों के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां, वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जितनी भी पद्धतियां हैं उनमें सबसे पहली पद्धति है कृत्रिम पद्धति, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो दूसरी मुख्य पद्धति है वह है प्राकृतिक पद्धति, यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आती है जाति वृत्तीय पद्धति, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर एक और आती है फेनेटिक पद्धति, यानी कि फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन सभी क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन वास्तविकता में है क्या और किस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हमको दिए गए। यहाँ पर देखिए, जो पहला क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है कृत्रिम पद्धति का, यानी कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण की प्रथम पद्धति है और हम इस वर्गीकरण की प्रथम पद्धति की श्रृंखला में देखेंगे कि ये कहता है कि इस वर्गीकरण का जो प्रतिपादन था ना, वो किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। यानी कि थियोफ्रेस्टस ने ही कृत्रिम पद्धति दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रारंभ में वर्गीकरण का आधार कुछ आकारीय लक्षण ही रखे, यानी कि आकारीय लक्षण, बाहर से देखने पर जो लक्षण प्रतीत हो रहे थे उन्हीं कुछ आकार के लक्षण के आधार पर इन्होंने क्या किया? वर्गीकृत कर दिया। और खास तौर पर से इन्होंने जो वर्गीकरण किया बेटा, वो पादपों का किया। याद रखिएगा, जो थियोफ्रेस्टस ने वर्गीकरण किया था प्राकृतिक कृत्रिम पद्धति में, उन्होंने कृत्रिम पद्धति में जो वर्गीकरण किया वो पादपों का किया और पादपों में उन्होंने बनाया शाख, उपझाड़ियां, झाड़ियां व वृक्ष। इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया। उन्होंने पादपों की 4 कैटेगरी बनाई, 4 ग्रुप बनाया, शाख बनाया, उपझाड़ियां बनाया, झाड़ियां बनाया और वृक्ष बनाया। किंतु आगे चल करके अरस्तु ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड करने के बाद इन्होंने जंतुओं को भी इसमें शामिल किया और जंतुओं की 2 कैटेगरी बनाई, जिसको हम इनेइमा और एनाइमा नाम से जानते हैं। इन्होंने जो लाल रुधिर युक्त जंतु थे उनको इनेइमा कहा। याद रखिएगा, जो लाल रुधिर वाले जंतु थे उन्होंने क्या कहा? इनेइमा कहा। और जो लाल रुधिर रहित अकशेरुकी जंतु थे उन्होंने इनको एनाइमा कहा। तो कैरोलस लिनियस ने इस कृत्रिम पद्धति में कुछ बदलाव किए और सुधार करके इसे लैंगिक पद्धति कहा। वास्तविकता में इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में कुछ लैंगिक लक्षणों जैसे पुंकेसर की संख्या तथा अंडक के आधार पर इन्होंने उसे अपनी पुस्तक में जगह दी और उनकी जो लिखी हुई पुस्तक थी वो थी स्पीशीज प्लांटेरम। इन्होंने अपने पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में इसको जगह दी और स्पीशीज प्लांटेरम में इन्होंने पादपों के कुल 24 वर्ग बनाए, जिसमें से 23 वर्ग जो थे वो फेनरोगेमस के थे और जो 24वां वर्ग था वो क्रिप्टोगेमस का था। याद रखिएगा, जो फेनरोगेमस होते हैं वो पुष्प प्रोड्यूस करने वाले पादप होते हैं। ऐसे पादप जिसमें पुष्प खिलते हो
और पुष्प के बाद बीज का निर्माण होता हो। लेकिन क्रिप्टोगेमस ऐसे फ्लावर हैं, सॉरी बेटा, क्रिप्टोगेमस ऐसे पादप हैं जिसमें पुष्प नहीं बनते और बिना पुष्प के ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। हम आगे चलते हैं अपने दूसरे वर्गीकरण की पद्धति पे, यानी कि प्राकृतिक पद्धति वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, इस सिस्टम को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ हुकर ने दिया था और इसका प्रकाशन उन्होंने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में किया। याद रखिएगा, जॉर्ज बेंथम तथा जॉर्ज हुकर ने इसका प्रकाशन अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में किया और उन्होंने पाए जाने वाले सभी पादप जगत को दो उपजगतों में विभाजित किया। पहले को उन्होंने कहा क्रिप्टोगैमिया तथा दूसरे को उन्होंने कहा फेनेरोगेमिया। ठीक उसी क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस की तरह याद रखिए, जो फेनेरोगेमिया था इन्होंने उसको भी 3 भागों में विभाजित किया और जो पहला भाग बनाया उसका उन्होंने कहा डाइकोटिलिडन्स और जो दूसरा भाग बनाया उन्होंने कहा मोनोकोटिलिडन्स और जो तीसरा भाग बनाया उन्होंने बनाया जिम्नोस्पर्म। तो इस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति दी और प्राकृतिक पद्धति इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम में दिया, जॉर्ज बेंथम तथा हुकर ने दिया। पादपों को 2 वर्गों में विभाजित किया, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन और एक जिम्नोस्पर्म। हम आगे चलते हैं वर्गीकरण के जात वृत्तीय पद्धति की तरफ। देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी वो आनुवांशिक, जननिक व विकासीय गुणों के आधार पर वर्गीकृत की गई थी। बस इतना ही कि आनुवांशिक, जननिक व विकासीय गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण था उसे जाति वृत्तीय पद्धति कहते हैं। और जो फेनेटिक पद्धति थी यह जाति वृत्तीय पद्धति का ही उन्नति रूप थी, यानी कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ सुधार किए गए और उन्हीं सुधारों को ही हम फेनेटिक पद्धति कह देते हैं। वास्तविकता में देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवाश्मों के प्रकार के आधार पर यानी कि गुणों के विकास के आधार पर, विकास के बारे में कैसे मालूम चलता है, हमें जीवाश्मों के द्वारा मालूम चलता है। तो जीवाश्मों में जो परमाणु की कमी हुई तो यही कारण था कि जो फेनेटिक पद्धति थी उसमें हम जीवों को कुछ ही शाखाओं में विभाजित कर पाया गया और ये जो फेनेटिक पद्धति थी यह जीवाश्मों पर आधारित थी। वैसे तो जाति वृत्तीय पद्धति भी जीवाश्मों पर ही आधारित थी, किंतु जीवाश्मों में प्रमाण की कमी के कारण हम फेनेटिक पद्धति में प्राणियों को कुछ ही वर्गों में विभाजित कर पाए। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।